फर्स्ट न्यूमेरिकल देखें। इसमें डेटा दिया हुआ है कि अल्टरनेटिंग करंट है और उसको इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया हुआ है आई इक्वल्स टू 20 sin 100 पाई टी। और आपने इसमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, मैक्सिमम करंट और आरएमएस करंट फाइंड करना है, तीन चीजें फाइंड करनी है। तो हम पहले लिख लेते हैं कि इक्वेशन जो दी हुई है पहले वो लिखनी है। तो देखें इसमें दिया हुआ है कि हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। गिवन है आई इक्वल्स टू 20 sin 100 पाई टी। इसमें तीन चीजें फाइंड करनी है, पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू और फ्रीक्वेंसी। तो हम इसको फाइंड करने के लिए इसको कंपेयर कर लेते हैं जो हमने करंट की इक्वेशन पढ़ी है उसके साथ। तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग विद आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा, अब इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करना है, ठीक है। तो आप देखिए इसमें जो साइन से पहले वैल्यू लिखी है वो 20 है, इधर जो साइन से पहले लिखा हुआ है वो है आई नॉट। तो हम लिखेंगे कि आई नॉट इक्वल हो गया 20 एम्पेयर। तो इसमें तो कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, डायरेक्ट ही इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद आरएमएस वैल्यू फाइंड करनी है। तो आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला है हमारे पास करंट डिवाइडेड मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। तो हम लिखेंगे 20 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। इसको आपने कैलकुलेटर से करना है और इसका भी एम्पेयर में आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ना हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी ना ये जो एंगल लिखा होता है साइन का, इसमें फ्रीक्वेंसी होती है। तो हम इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। तो हम लिखेंगे ओमेगा टी इक्वल्स 100 पाई टी। तो ओमेगा इक्वल होता है 2 पाई एफ, और टी दोनों साइड पे कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा 100 पाई। तो अब एफ की वैल्यू हो जाएगी 100 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई। ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और बाकी 50 रह जाएगा, तो 50 हर्ट्ज इसका आंसर आ जाएगा फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, बस ये यहाँ तक तो तीन पार्ट इसमें थे। अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट हैज मैक्सिमम वैल्यू 15 एम्पीयर, व्हाट आर इट्स आरएमएस वैल्यू। तो इसके दो पार्ट हैं, पहले हम फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। इसने कहा है कि एक साइनोसॉइडल करंट है यानी अल्टरनेटिंग करंट, उसकी पीक वैल्यू है 15 एम्पीयर और आपने आरएमएस वैल्यू फाइंड करनी है। पहले तो यही पार्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आरएमएस इक्वल होती है 0.707 मल्टीप्लाई बाय पीक वैल्यू। मैंने ये डिफरेंट लिख दिया फॉर्मूला यहाँ पे ताकि दोनों आपको पता हो। आप इस मेथड से भी कर सकते हैं आई नॉट ओवर अंडर रूट 2 कैलकुलेटर से, और इस तरह भी कर सकते हैं कि 0.707 मल्टीप्लाई बाय पीक वैल्यू। तो आप इसमें वैल्यूज लिख दें, दोनों से एक ही आंसर आएगा। आई नॉट की वैल्यू आपने लिखनी है 15। तो बस आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, इसका जो भी आंसर आएगा एम्पेयर्स में, वो फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व हो गया। इसके बाद सेकंड पार्ट देखें। इसका सेकंड पार्ट है कि इसने कहा है कि अगर करंट जीरो से स्टार्ट हो रहा है यानी पॉजिटिव पीक, यानी करंट का जो ग्राफ है वो ऐसे स्टार्ट हो रहा है जीरो से, ऐसे मतलब ये पॉइंट जीरो है, ठीक है। अगर जीरो से स्टार्ट हो रहा है एंड इज बिकमिंग पॉजिटिव, इसके बाद पॉजिटिव हो रहा है, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट आफ्टर 1/300 सेकेंड गिवन द फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। मतलब उसने ये कहा है कि अगर जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो आप वेट करें कितनी देर, 1/300 सेकेंड। तो इस पॉइंट पर जहाँ अगर इतना वेट करेंगे तो इस पॉइंट पर करंट की वैल्यू कितनी होगी, मतलब इतनी देर गुजरने के बाद करंट की वैल्यू कितनी होगी।
और उसने कहा कि फ्रीक्वेंसी जो हम यूज करें वो 50 हर्ट्ज है। तो इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। तो हम यहाँ लिखेंगे इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड करना है। फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज और टाइम है 1/300 सेकेंड। आपने अब इंस्टेंटेनियस वैल्यू वैल्यू वाली इक्वेशन लिखनी है। I = I0 साइन ओमेगा टी। और ओमेगा टी इक्वल होता है साइन 2 पाई एफ। ओमेगा की जगह लिखना है 2 पाई एफ टी। अब आपने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। तो I0 मैक्सिमम करंट है, वो पिछले पार्ट में हमें दिया हुआ है, फर्स्ट जो डेटा था। इसकी वैल्यू है 15 साइन 2 पाई। फ्रीक्वेंसी है 50 और टाइम है 1/300। तो ये सारा आपने सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए वैसे तो ये डायरेक्ट भी सॉल्व हो रहा है। ऊपर और 100 और ये आ जाएगा। अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो ये हो रहा है, ऊपर पाई रह जाएगा, ऊपर 100 और 3 तो नीचे 3 रह जाएगा। पाई/3 हो गया। तो आपने इसका साइन लेना है यहाँ पे। ठीक है, अब साइन कैसे लेंगे इसका? ये इस तरह लेना है कि अगर आपने पाई की जगह लिखा है 3.142, तो आपने साइन लेना है इसकी यूनिट रेडियन में चेंज करनी है कैलकुलेटर की। क्योंकि ये जो एंगल लिखा हुआ है ना पाई/3, ये रेडियन में होता है जो डायरेक्ट आंसर निकलता है। लेकिन अगर आप इससे बचना चाहते हैं कि ये हमें रेडियन कैलकुलेटर की सेटिंग चेंज ना करनी पड़े, तो आप इस एंगल को डिग्री में चेंज कर दें। ठीक है, तो डिग्री में कैसे चेंज करेंगे? डिग्री में इस तरह चेंज होता है कि पाई एंगल होता है 180 डिग्री। तो पाई/3, दोनों साइड को 3 पे डिवाइड कर दी, तो आंसर इस तरफ आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। तो इसका मतलब पाई/3 जो है वो हो जाएगा 60 डिग्री के। तो अब यहाँ पुट कर दें। और अब आपको कैलकुलेटर की यूनिट डिग्री में ही रखने पड़ेंगे, आपको चेंज नहीं करने पड़ेंगे। अगर आपने डिग्री में रखे और यूनिट रेडियन में चेंज ना की और इसी स्टेप से आपने आंसर निकाल लिया, तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये बहुत स्टूडेंट्स गलती करते हैं। इसको डिग्री में लाजमी चेंज करना है, या फिर कैलकुलेटर की सेटिंग रेडियन में चेंज करें। तो बस इसको हल करना है, इससे आंसर आ जाएगा एम्पेयर्स में। ठीक है, ये इसका बी पार्ट हो जाएगा। के बाद है नेक्स्ट न्यूमेरिकल। Find the value of the current and inductive reactance when AC voltage is 220 volt, 50 hertz is passed through an inductor of 10 Henry। तो करंट फाइंड करना है और इंडक्टिव रिएक्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, थर्ड वाली में। तो ये हो जाएगा, हम लिखेंगे करंट और इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं एक्सएल। ये फाइंड करना है। वोल्टेज जो अप्लाई किए हुए हैं वो है 220 वोल्ट, और इंडक्टेंस की वैल्यू है 10 हेनरी, और फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो अब आप यूँ समझ लें कि अगर आपको मैं इसका आइडिया दूँ सर्किट का कि ये किस तरह का सर्किट है, तो आप देखिए इसमें इंडक्टर सिर्फ लगा हुआ है। यानी ये इस तरह का सर्किट है। यूँ, ठीक है। तो इसमें एक ही रेजिस्टेंस है और वो इंडक्टर की रेजिस्टेंस है, उसको रिएक्टेंस कहते हैं। और यहाँ वोल्टेज अप्लाई किए हुए। तो पहले हमें करंट फाइंड करना होगा। करंट कैसे फाइंड होता है? ओहम्स लॉ आपने पढ़ा हुआ है, वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस। लेकिन क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस एक्सएल है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे V/XL। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम करंट फाइंड करेंगे, लेकिन पहले हमें ये निकालना होगा एक्सएल। बी पार्ट पहले करना होगा, फिर उसके बाद ए पार्ट हम कर सकेंगे। तो बी पार्ट करने के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे 2 पाई एफ
एल, और इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। टू पाई की वैल्यू है 3.14, एफ की वैल्यू है 50 और एल की वैल्यू है 10। अच्छा, फर्स्ट पार्ट है एक्स एल इक्वल्स टू 2 पाई एफ एल, इससे हमने आंसर निकाल लेना है, और रिएक्टेंस की यूनिट ओहम होते हैं तो वो हमने यहाँ लिख देने साथ। अब बी पार्ट में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की जगह लिखेंगे रिएक्टेंस, क्योंकि अकेली इंडक्टर यहाँ पर है। 220 डिवाइडेड बाई ये जो ऊपर आपने आंसर निकाला ये यहाँ लिख देना है, और इसका एम्पेयर में आंसर निकाल लेना है। इस तरह ये दोनों पार्ट इसके, पहले आपको रिएक्टेंस निकालनी पड़ेगी, उसके बाद करंट आएगा, डायरेक्ट करंट हम नहीं फाइंड कर सकते। अच्छा, तो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें। सर्किट हैज एन इंडक्टेंस ऑफ 1/π हेनरी, रेजिस्टेंस इन 2050 हर्ट्ज सोर्स है, और आपने इसमें कैलकुलेट करनी है रिएक्टेंस और इम्पिडेंस। तो दो चीजें दी हुई हैं, यानी ये जो सर्किट है ना, ये इस तरह का है कि इसमें एक इंडक्टर लगा हुआ है और एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। इसकी वैल्यू है 2000 ओहम, और इसकी है 1/, इसकी इंडक्टेंस दी हुई है 1/π हेनरी, ठीक है, और इसकी रेजिस्टेंस दी हुई है। ये वोल्ट हमें नहीं, वोल्ट्स हमें नहीं दिए हुए। हमने इसमें दो चीजें फाइंड करनी है, एक तो इसकी रिएक्टेंस फाइंड करनी है जो इंडक्टर है, इसके अलावा हमने इसमें टोटल कंबाइंड रेजिस्टेंस जिसको इम्पिडेंस कहते हैं वो फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम डेटा लिख लेते हैं यहाँ पे। इंडक्टेंस 1/π हेनरी, रेजिस्टेंस 2000, और फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। पहले एक्सएल निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी 50, इंडक्टेंस है 1/π। तो ये पाई की वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, आंसर आ जाएगा 100 ओहम। और सेकंड पार्ट में, एक तो ये हो गया सॉल्व, सेकंड पार्ट में इंडक्टेंस फाइंड करनी है। तो इंडक्टेंस के लिए हम, इम्पिडेंस फाइंड करनी है। इम्पिडेंस के लिए हम लिखेंगे XL² प्लस R² अंडर रूट। तो ये हो जाएगा 100² प्लस 2000², और इसको आपने कैलकुलेटर से हल करना है, इसकी यूनिट आएंगे ओहम्स में। तो ये दो चीजें इसमें फाइंड करनी थी, इसमें करंट या बाकी चीजें फाइंड नहीं करनी। इसके बाद फिफ्थ है कि प्योर इंडक्टर है, उसकी इंडक्टेंस दी हुई है और रेजिस्टेंस है, और पीक वैल्यू ऑफ करंट फाइंड करनी है, आरएमएस वैल्यू फाइंड करनी है, फेज डिफरेंस फाइंड करना है, और वोल्टेज की इक्वेशन दी हुई है। तो डेटा लिख लेते हैं। ये भी आर एल सीरीज सर्किट है जैसे ये वाला है। तो इंडक्टर दी हुई है, इंडक्टेंस 3/π हेनरी, रेजिस्टेंस है 40 ओहम, और आपने इसमें फाइंड करना है करंट, पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू, और फेज एंगल, लीड और लैग वाला एंगल फाइंड करना है कि कितना लीड कर रहे हैं या लैग कर रहे हैं। और इसमें ना एक इक्वेशन भी दी हुई है आखिर में। इस इक्वेशन में है कि वोल्टेज जो अप्लाई किए हुए वो है 350 sin 100πt। तो ये इक्वेशन से हमें काफ़ी चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन पहले हम करंट देखेंगे कि तरतीब से चलेंगे, ताकि हमें पता हो कि कौन सी इक्वेशन यूज़ होनी है और कौन सी नहीं यूज़ होनी। तो पहले देखें, पीक करंट फाइंड करना है, पीक वैल्यू। उसके लिए ना आपको ओहम्स लॉ वाला मेथड यूज होगा, यानी V/R, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ दो कंबाइंड सर्किट है, रेजिस्टेंस भी है और इंडक्टर भी है,
तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा V ओवर Z, कंबाइंड रेजिस्टेंस टोटल लिखनी पड़ेगी। और पीक वैल्यू फाइंड करनी है तो वोल्टेज की भी पीक वैल्यू पता होनी चाहिए। यानी हमने जो करंट अब फाइंड करना है ना फर्स्ट पार्ट में, उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज और नीचे इम्पीडेंस टोटल। अगर एक चीज लगी होती फिर हम उसी की रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देते। अकेली रेजिस्टेंस होती तो आर से डिवाइड कर देते। अगर अकेला इंडक्टर होता तो एक्स एल से डिवाइड कर देते, लेकिन क्योंकि दो चीजें हैं तो हमें जेड से डिवाइड करना होगा। तो अब आप स्टेप्स देखें कि हमें पहले जेड फाइंड करना होगा और ये पीक वैल्यू भी फाइंड करनी होगी। तो पीक वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये जो इक्वेशन दी हुई है इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे वोल्टेज की मेन इक्वेशन जो हमने टॉपिक में पढ़ी है। तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग विद V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसको और इसको अगर आप कंपेयर करें, यहाँ साइन से पहले है V नॉट और यहाँ साइन से पहले है 350। तो इसका आंसर आ जाएगा 350 वोल्ट। इसका आंसर तो आ गया, ये पहली वाली चीज तो मिल गई हमें। अब हम सेकंड वाली फाइंड करेंगे Z। अब जो Z है ना ये होता है एक्स एल स्केयर प्लस आर स्केयर अंडर रूट। तो इसका मतलब अब हमें पहले एक्स एल निकालना होगा और एक्सएल के लिए फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी हम इसी इक्वेशन से निकालेंगे। हम इसमें ओमेगा टी को इस एंगल के साथ कंपेयर करेंगे जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल में किया था। ओमेगा की जगह लिख देंगे 2 पाई एफ और टी कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड्स पे। और यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, 2 पाई को इधर डिवाइड कर देंगे, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 50 हर्ट्ज। तो अब पहले हम निकालेंगे एक्स एल। 2 पाई एफ एल, 2 पाई एफ की जगह लिख देंगे 50 और एल की जगह लिख देंगे 3/पाई। तो अब यहाँ पे पाई कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 300। ठीक है। अच्छा, अब एक्सएल की वैल्यू तो आ गई। अब हमने ना इस फॉर्मूले में पुट करके जेड निकालना है। तो ये हो जाएगा, पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें, 300 स्क्वायर, 40 स्क्वायर और इसको हल कर लें। तो इसको अभी ओहम्स में कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। तो आपको जेड भी मिल गया इम्पिडेंस। अब जेड और वी नॉट को इस इक्वेशन में पुट करें। ठीक है, यहाँ देखें ये जो इक्वेशन है ना आई नॉट वाली, ये वाली इक्वेशन, अब यहाँ हम पुट करेंगे जेड की वैल्यू भी और वी नॉट की वैल्यू भी। तो ये हो जाएगा आई आई नॉट इक्वल्स वी नॉट ओवर जेड। वी नॉट की जगह लिख दें 350 और जेड की जगह लिख दें जो आपने यहाँ आंसर निकाला है। तो इससे आपके पास एम्पेयर में करंट आ जाएगा, जो पहला पार्ट है वो अब यहाँ आ जाएगा, सॉल्व आंसर आ जाएगा। इसके बाद आपने आरएमएस वैल्यू निकालनी है। आरएमएस वैल्यू होती है 0.707 मल्टीप्लाई बाई पीक वैल्यू। और अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दें, ऊपर वाली जो भी आपने पीक वैल्यू निकाली थी उसका आंसर पुट कर दें यहाँ पे। ठीक है, ये वाली वैल्यू यहाँ लिखनी है। इससे आपके पास आ जाएगी आरएमएस वैल्यू एम्पेयर्स में। और आखिर में ना इसका थर्ड पार्ट है कि फेज एंगल निकालना है हमने। तो आर एल सीरीज सर्किट में फेज एंगल का क्या फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है? वो हमने पढ़ा है टेंजेंट वाला फॉर्मूला है, टेंजेंट इनवर्स एक्स एल ओवर आर। एक्स एल
ये है 300 और आर है 40। तो इसको आपने रेशो लेके इनवर्स ले लेना है। तो यहाँ कोई ना कोई एंगल आ जाएगा डिग्री में। अच्छा, इसमें लिखा है कि 10 मिली हेनरी 20 ओहम coil is connected across 240 volt and 180 over pi hertz source. How much power does it dissipate? इसमें हमने पावर फाइंड करनी है। पावर फाइंड करने के लिए देखिए, ये है तो स्टेटमेंट इसकी बहुत छोटी है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होने वाला है। तो देखें, जो चीज़ें दी हुई हैं पहले हम वो लिख लेते हैं। इंडक्टेंस दी हुई है 10 मिली हेनरी, और रेजिस्टेंस जो है वो भी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। तो 20 ओहम और 180/पाई। ठीक है, 20 ओहम 180/पाई। और वोल्ट्स भी दिए हुए हैं कि कितने वोल्ट्स जो है वो इसके साथ कनेक्ट हैं, 240। अच्छा, आपने ये करना है कि पावर फाइंड करनी है। तो पावर की इक्वेशन पता होनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। पावर का फॉर्मूला हमारे पास है P इक्वल्स VI कॉस थीटा। तो आपको इसमें तीन चीज़ें चाहिए: वोल्टेज, करंट और एंगल, फेज एंगल। अच्छा, अब यहाँ जो वोल्टेज है वो तो दिए हुए, करंट फाइंड करना पड़ेगा, एंगल भी फाइंड करना पड़ेगा। करंट कैसे फाइंड होगा? करंट जो है वो इक्वल होता है वोल्टेज ओवर इम्पिडेंस। ठीक है, इसका मतलब अब हमें इम्पिडेंस भी निकालनी पड़ेगी। तो इम्पिडेंस किसकी इक्वल होती है? ये इक्वल होगी XL² प्लस R²। और अब यहाँ पे XL² प्लस R², अब आपको XL भी फाइंड करना पड़ेगा। XL की वैल्यू आ जाएगी 2πfL। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसमें पहले एक्सेल फाइंड करेंगे। 2 पाई, एफ की जगह आपने लिखना है 180/पाई, और एल है 10 मिली हेनरी। तो 10 मिली को हम डिवाइड करेंगे 1000 पे कन्वर्ट करने के लिए। तो इसका आंसर आ जाएगा 360, और 360 3600, 3.6 ओहम। और अब आपने यहाँ पे जेड फाइंड करना है। जेड के लिए हम करेंगे जेड इक्वल हो जाएगा XL² प्लस R²। XL की वैल्यू है 3.6 और R की वैल्यू है 20। अच्छा, उसके बाद इसको हल कर लेना है, इससे आपके पास इम्पिडेंस आ जाएगी। अब इम्पिडेंस आ गई तो अब आपने फाइंड करना है करंट, V/Z। 240 ओवर इम्पिडेंस की जो भी वैल्यू है वो आपने यहाँ लिखनी है। इसके बाद आपने एम्पेयर्स में करंट आ जाएगा आपके पास। तो दो करंट आ गया हमारे पास। अब थीटा निकालना है। थीटा जल्दी आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स वाला फॉर्मूला लगेगा। हमने पढ़ा है कि टेन थीटा इक्वल होता है XL/R। तो थीटा इक्वल्स हो जाएगा टेन इनवर्स XL की जगह लिखेंगे 3.6 और R की जगह लिखेंगे 20। तो आपने इनको डिवाइड करना है, इनवर्स लेना है, इससे डिग्री या डिग्री में आंसर आ जाएगा थीटा का। तो अब थीटा भी आ गया। अब आपने इसमें वैल्यूज पुट करनी है फॉर्मूले में, PVI cos थीटा। और जब वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 240। आई की वैल्यू पुट करनी है, ये इक्वेशन 1 वाली। ठीक है, और cos लिखना है आगे cos थीटा। तो थीटा की जगह ये लिखना है यहाँ पे। तो इसकी यूनिट है वॉट। ठीक है, तो ये यहाँ तक। इसके बाद है नेक्स्ट देखें, सेवंथ।
कैपेसिटेंस है 0.5 माइक्रोफेरेड। अच्छा, वोल्ट्स हैं 150 और फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। और मेरा ख्याल करंट फाइंड करना है यहाँ पे। कैसे करेंगे? I इक्वल्स टू V ओवर Z। अब Z तब यूज करते हैं ना जब एक दो या दो से ज्यादा चीजें लगी हों। तो इस सूरत में हम यहाँ पर यूज करेंगे कैपेसिटर, क्योंकि इसमें ये एस, अगर मैं इसकी फिगर बनाऊं तो ये इस तरह का सर्किट है, यानी इसमें अकेला कैपेसिटर लगाए तो इसकी जो रिएक्टेंस होगी उसको हम एक्स सी कहेंगे। तो इसमें जो रेजिस्टेंस होगी ना टोटल, वो एक्स सी के बराबर होगी। तो हमें एक्स सी पहले फाइंड करना पड़ेगा। एक्स सी इक्वल होता है 1/2 पाई एफ सी। इसमें वैल्यूज पुट करें। 1/2 पाई एफ और सी की जगह 0.5 माइक्रोफेरेड। इसका आंसर निकालें, ओहम्स में आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये आंसर आपने ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करना है इसमें। तो ये इक्वेशन हो जाएगी I इक्वल्स टू वी ओवर एक्स सी। तो V है 150 और एक्स सी है जो आपने इसका आंसर निकाला है, यहाँ पे वो लिख देना है। तो इससे एम्पेयर्स में करंट हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद है EMF वोल्ट्स दिए में 12, फ्रीक्वेंसी है 50, कैपेसिटेंस है 3, और रेजिस्टेंस है 1 किलो ओम। और इसमें आपने फाइंड करना है फेज एंगल। ठीक है, कैपेसिटर है इसमें। अब ये समझ लें कि ये आरसी सर्किट है, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस भी है और कैपेसिटर भी है। तो आपने एंगल फाइंड करना है। एंगल किसकी इक्वल होता है? टेन इनवर्स एक्स सी ओवर आर। तो हमें पहले एक्स सी निकालना होगा। एक्स सी इक्वल होगा 1/2 पाई एफ सी। इसमें वैल्यूज पुट कर दें। 2 पाई एफ और सी की जगह लिखेंगे 3 माइक्रोफेरेड। इसका आंसर ओहम्स में आएगा। और अब आपने ये टेन इनवर्स वाले फार्मूले में पुट करना है। टेन इनवर्स ऊपर लिखना है एक्स सी, नीचे लिखना है आर। टेन इनवर्स, तो नीचे आर की वैल्यू है 1 किलो। किलो का मतलब है 1000 ओहम। ठीक है, तो आपने ये वैल्यूज पुट करके टेंजेंट इनवर्स निकाल लेना है। यह जाएगा डिग्री में। तो ये इसका आंसर होगा। इसमें इंडक्टर और कैपेसिटर की वैल्यू दी हुई है और आपने फाइंड करनी है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का क्या फार्मूला है? 1/2 पाई एल सी अंडर रूट। तो देखें क्या वैल्यूज हैं। एक वैल्यू है 2.5 और दूसरी है 40 माइक्रोफेरेड। 2.5 हेनरी सॉरी, और 40 माइक्रोफेरेड। आपने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। कैसे पुट करनी है? 1/2 और हेनरी 2.5 लिख दें और 40 10⁻⁻⁶ लिख दें। ठीक है, तो इसको आपने हल कर लेना है। तो जो भी आंसर आ जाएगा हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो बस ये यहाँ तक इसको करना है। अच्छा, इसकी जो एग्जांपल्स है ना वो आपने खुद करनी है। इसमें से मैंने सारी एग्जांपल्स चेक कर ली हैं। कोई भी ऐसी एग्जांपल नहीं है जो डिफरेंट हो इनसे, जो आप लोग ना कर सकते हो।